बाय द वे ऑफ डिस्कशन ऑफ द क्लास। हाँ बताइए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द पेन। और अब तक आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी चीज़ को कैसे किया जाता है और कैसे बताया जाता है कि अगर कोई चीज़ है तो उसका ओरिजिन क्या है सबसे पहले। जैसे हम लोग अपना लिखते हैं नेम, फादर नेम, ऐसे तो आगे बढ़ते हैं, तो उसका ओरिजिन क्या है। देन फिर वो ऑपरेशन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, नीड क्या है। छोटा छोटा एक दो लाइन में जल्दी से बता दीजिए और टीडीएस। मैंने बोल दिया था ये कल का आपके लिए घर का होमवर्क का काम है कि आप इसको देख के आएंगे, व्हाट इज द टीडीएस एंड व्हाट इज द पेन। क्या हुआ, किसी ने नहीं देखा? आई एम नॉट सेइंग पिन, आई एम सेइंग पैन, PAN। पैन कार्ड मिलता है ना आपको, आप सबके पास पैन कार्ड होगा, बैंक अकाउंट खुलवाने गए हैं, तो दैट इज द पैन विच इज कनेक्टेड विथ। उसकी जरूरत है इनकम टैक्स में पैन की। तो अगर जिसके पास भी पैन कार्ड है तो उसको निकालो, सामने रखो फटाफट, जल्दी से ढूंढो कहाँ है, किस पर्स में, किस अलमीरा में, टेक इट आउट या सर्च करो क्या है पेन। और टीडीएस बताना है आपको, मुझे सब दो बातें बतानी है, जल्दी से बताओ। यस, जल्दी करो बेटा, टाइम हम लोग का वेस्ट ना हो, बहुत है इसमें काम। पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में आपको हमारे साथ बहुत मेहनत करनी है, जल्दी बताओ। रोज नए सर नए पैन परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवाता है अगर हम ओके अप्लाई करते हैं उसके लिए तो। ठीक, मतलब ये एक, इसका ओरिजिन क्या हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो is there is any difference between the account number, this is also an account number, is the account number given by the income tax or the account number which you have get from the bank सर ये while opening? परमानेंट अकाउंट नंबर होता होगा। सही, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है? नहीं भाई, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज एक तो डिस्कशन को हेल्दी बनाना है हम लोग को, हम लोग ये नहीं बोल सकते ये होता होगा, जो आप देखें वो बताएं कन्फर्मली। अब ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर की तरह इस्तेमाल हो जाता है क्योंकि इसमें आपकी फोटो लगी है, एड्रेस लगा है, इतने के लिए बस। सो मेनी थिंग्स विच आर यूज्ड एज लाइक आइडेंटिफिकेशन। आप देखते हो ना, वोट डालने जाओ तो कहते हैं ये भी ले आओ तो चल जाएगा, अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो पैन कार्ड ले आओ तो भी चल जाएगा, बैंक पासबुक ले आओ तो भी चल जाएगा, आधार ले आओ तो भी चल जाएगा, ये भी ले आओ। आप कहीं काम करते हो वहाँ का आइडेंटिफिकेशन नंबर ले आओ, आइडेंटी कार्ड ले आओ तो भी चल जाएगा। नो सर, तो मैं कह रहा हूँ कि आइडेंटिटी टैक्स की, के आइडेंटिफिकेशन के लिए। now your time is over. It is not just connected with the identity. First thing you have to remove this thing from your mind. इसका सर इट इज आइडेंटिटी रिलेटेड में, टू टैक्स। यस, तभी तो टैक्स डिपार्टमेंट देगा। मैं फोकस आपका कहाँ ले जा रहा हूँ कि ये जानो कि इसके पापा कौन है, सर सर यस, अकाउंट वेयर दिस नंबर इज जो बैंक। ओरिजिनेटेड। यस, ये हाँ मैं बता रहा हूँ, अब मैं ही बता दूंगा क्योंकि बड़े बीच बीच में बड़े हल्के जवाब आ गए कि अगर इसको हम केवल आइडेंटिफिकेशन मान रहे हैं तो देन इट इज वेरी मिसकॉन्सेप्ट वी आर डीलिंग विथ। और ये गलत चीजें अगर हमारे दिमाग में पड़ी रहेंगी तो फर्दर इसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे। और जैसे ही हम किसी प्रोफेशनल कोर्स का हिस्सा होते हैं तो ये हमसे उम्मीद की जाती है कि हम अधिक से अधिक कन्फाइंड हो जाएं बेटा, इसी के लिए एक क्लासेस और डिस्कशन है। वरना हर आदमी पेन लेके जा रहा है साथ में और हर एक को ये पता है हाँ यार इसका बैंक अकाउंट खुलवाने में कुछ इस्तेमाल होता है, कुछ ना हो तो अपनी पहचान के लिए इसको हम लगा सकते हैं। ये तो यार हर आदमी बताएगा, तो हम में, आप में, हम लोगों में जो ये कमर्शियल स्टडीज़ के लोग हैं, आप भी हो गए हैं बिजनेस के बीकॉम का ऑनर्स का कोर्स कर रहे हैं, तो इनमें और लेमैन में क्या फ़र्क है?
ये जो बात ईशिता ने बोली बिल्कुल ठीक है कि इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। जैसे बैंक आपको अकाउंट नंबर इशू करता है, उसकी पासबुक भी आपके लिए आइडेंटिफिकेशन की तरह यूज हो सकती है। पर उसका बेसिक यूज क्या है कि कल को, एग्जांपल से समझाता हूं मैं, कि कल को अगर आप बैंक के पास जाओ और बोलो कि मेरे खाते से 5,000 रुपए ये गलत निकल गए हैं या गलत आ गए हैं, तो बैंक क्या कहेगा, लो भाई पासबुक लाओ, मैं पोस्ट करता हूँ उस पर। और उसने उसको पोस्ट किया और बता देगा नहीं इस डेट को ये आपका जो है वो डेबिट गया है, इस डेट को आपके में क्रेडिट आया है, इस पर्सन के अगेंस्ट आया है, इस परचेज के अगेंस्ट आया है। मतलब द फुल डेटा और डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन यू हैव मेड, यू हैव डिपॉजिटेड और यू हैव विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। क्योंकि बैंक को आपके पैसे से मतलब है कि क्या आपने डाला और क्या आपने निकाला, क्या डिपॉजिट किया, क्या विड्रॉ हुआ। तो उसका डेटा वो आपको प्रोवाइड करता है इन द टर्म ऑफ द अकाउंट नंबर। इसलिए वो अकाउंट नंबर दे देता है कि ये आपका खाता है, इसमें जो पैसा जमा है वो आपका है, इस डेट में इसमें एंटर हुआ, इस डेट में इससे बाहर हो गया। उसका रिकॉर्ड आपको पासबुक पे दिखता है। दैट इज द अकाउंट नंबर विद द बैंक। नाउ द परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब ये अकाउंट नंबर किसका है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और ये बदलेगा नहीं। दैट इज व्हाई इट इज परमानेंट। आप बैंक में तो एक अकाउंट खुला हो, उसके बाद दूसरी बैंक में दूसरा खुला लो, तीसरी बैंक में तीसरा खुला लो, डिफरेंट अकाउंट नंबर मिल जाएंगे आपको। लेकिन इनकम टैक्स में आपके लिए एक अकाउंट नंबर होगा। यानी जो रिटर्न आपने इस साल डाला उसमें ये अकाउंट नंबर जाएगा, अगली साल जब आप रिटर्न डालोगे तो उसमें भी ये अकाउंट नंबर जाएगा। तो दे कैन कंपेयर both the returns filed by the you or the n numbers of the returns filed by you in the previous years। क्योंकि उन्होंने एक पैन नंबर जहां डाला तो वो पैन नंबर आपको अलॉट है, इस पैन नंबर के अगेंस्ट में क्या क्या आपने अपनी इनकम डिस्क्लोज की, इसके अगेंस्ट में क्या क्या टैक्स आपने जमा किया, इसके अगेंस्ट में क्या क्या रिफंड आपने क्लेम किए, ये सब उनको पता चल रहा है एक ही जगह पर। दैट इज वाई इट इज अकाउंट नंबर। इट इज प्रोवाइडिंग ऑल द डेबिट, ऑल द क्रेडिट्स, all the inclusion, all the exclusion of the money regarding the tax department with you। जहां जहां आपको डेटा देना है टैक्स डिपार्टमेंट को, उनका सब का डिटेल एट अ वन प्लेस, एट द वन अकाउंट नंबर वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जिसके बेसिस पे आप और उनकी फर्दर डीलिंग हो पाएगी। दैट इज द परमानेंट अकाउंट नंबर। एक बार जिसको मिल गया वो बदलता नहीं है। फर्दर किसी भी वजह से आपका अकाउंट नंबर कैंसिल हो जाए, कैंसिलेशन हो जाए, तो किसी दूसरे को अलॉट नहीं होगा। ये भी नोट कर लीजिए कि जैसे फ़ोन नंबर है कि आज आपका जो है फ़ोन नंबर बंद हो गया, वो 6 महीने, 2 साल, 3 साल बाद किसी दूसरे को अलॉट हो गया। होता है ना कि आपने किसी ने नया फ़ोन नंबर लिया तो पिछले वाले की कॉल आती चली जा रही है, फिर आप सबको बताओ भाई अब बदल गया है, मैं फलाना हूँ, वो साहब नहीं है, फिर धीरे धीरे आनी बंद होगी। ये इस केस में ऐसा कभी नहीं होगा। एक एसएससी को जो परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉट हो गया, अगर वो किसी कारण से खत्म भी होता है तो फर्दर किसी दूसरे को अलॉट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो उस एसएससी से रिलेटेड सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस सिक्योर हैं। बात समझ आ रही है आपको? प्लीज। यस सर। तो दिस इज द परमानेंट अकाउंट नंबर, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके इनकम टैक्स के साथ है, तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको इशू करता है। आप सबके पास होंगे, इनको निकाल के आप देखिएगा। अब जो बातें आ रही थी कि इसको हम आइडेंटिफिकेशन की तरह यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला ये फलां साहब हैं, इस पते पे रहते हैं, तो एक अथॉरिटी आपको प्रूफ कर रही है, मान लिया जाएगा हाँ भाई ये फलां साहब है, इनकी फोटो लगी, यही है ये हजरत, कोई दूसरे नहीं है। That is why you can use it as like identification number। वेरियस इंस्टीट्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। वोटर आईडी कार्ड तो ये बोलता ना कि ये मिस्टर इस पते पे रहते हैं, इनका वोटर आईडी नंबर ये इस विधानसभा में इस लोकसभा के वोटर हैं, आइडेंटिफाई कर रहा है आपको। तो जहां आप उसको लगाते हो सब मान लेते हैं हाँ भाई ये साहब हैं, इस पते पे रहते हैं। सेम विद द परमानेंट अकाउंट नंबर। इसका मेन यूज टैक्स के साथ है, इसका मेन यूज आपकी इनकम के साथ है। तभी आप सुनते होंगे यार वो 50,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो इनकम टैक्स को अपने आप डाटा चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? क्योंकि अब आपका पैन अकाउंट नंबर बैंक के साथ इंटरलिंक्ड है। कोई भी ऐसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रही है या कोई लिमिट उन्होंने बना रखी कि इससे ओवर ट्रांजैक्शन हो तो इसका डेटा आप मुझे ट्रांसफर करें, तो बैंक ट्रांसफर कर देगी विद इन मिनट कि ये पैन से ये पैसा गया, ये पैसा आया इनके खाते में।
तो कल को अगर आप अपनी इनकम में उसको डिस्क्लोज नहीं भी करोगे तो भी बैंक उस इंफॉर्मेशन को फेच कर सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस इंफॉर्मेशन को फेच करके आपसे आगे बात कर सकता है। समझ आता जा रहा है आपको? एनी क्वेरी रिगार्डिंग द पैन? जी सर। तो अब मेरे ख्याल से आपको कोई क्वेरी पैन नंबर से रिलेटेड होनी नहीं चाहिए। ठीक, अब अगली बात हम लोग करते हैं TDS। व्हाट इज दिस TDS? ये भी बच्चों आप ही को बताना था पहले, तो कल का होमवर्क था ये। यस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये कल भी मुझे कोई बता रहा था लिख के, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दिस इज द फुल फॉर्म। ये TDS का फुल फॉर्म है। इसके आगे इसको कुछ बताएंगे आप कि ये क्या है? थोड़ा सा भी कुछ। सर ये एडवांस टैक्स होता है जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन, जब बिजनेस करते हैं। अच्छा, जो सर ये होता है 10 सर करोड़ के ऊपर प्रीवियस एक ईयर। मिनट सर एक मिनट एक मिनट, एक आदमी को पहले बोल लेने दीजिए फिर बंद भाई वाली। सर दो क्राइटेरिया होते हैं, या तो 10 करोड़ के ऊपर प्रीवियस ईयर की आपकी एनुअल रिटर्न हो, या तो दो पार्टीज के बीच 50 लाख के ऊपर की अगर ट्रांजैक्शन हो रही होती तो कटता है। ओके, और कोई? हाँ आप बता रही थी, आप बताइए निशिता जी। यस, कुछ आवाज नहीं आई आपकी। सर इसमें जो टैक्स होता है वो इनकम जहाँ से ओरिजिनेट हुई है वहीं पे ही डिडक्ट हो जाता है। ये मतलब इनकम का जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है उधर ही ये टैक्स डिडक्ट हो जाता है। ओके, तो इस स्टेटमेंट को लेके हम लोग आगे चलेंगे विच इज सेड बाय द निशिता। क्योंकि दूसरा जो एग्जांपल है जो मिस्टर अली अजहर ने दिया है वो बिजनेस से रिलेटेड हो रहा है, और बिजनेस का मतलब वहाँ GST की बात हो रही है, और GST अभी हमारा कंसर्न नहीं, तो उस पर जाकर हम डिस्कस अगर करने लगेंगे तो पहले मुझे वो सिनेरियो, वो इन्वायरमेंट और वो चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी, तब वो बात समझ आएगी, वरना वैसे आधी अधूरी रह जाएगी। अभी हम लोग किस पर चल रहे हैं? इनकम टैक्स पे, और TDS अगर यहाँ समझ आ जाएगा तो वहाँ भी समझ आ जाएगा। TDS का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये बात बिल्कुल सही। नाउ व्हाट इज द सोर्स? Here the source what Nishita told us कि source क्या है, कि जहां से इनकम जनरेट हो रही is the source। जैसे कोई अगर कहीं पे काम कर रहा है किसी ऑफिस में, तो वो ऑफिस उसको पेमेंट कर रहा है, तो what is the source? That particular institution which is making payment to the employed person। ऐसे ही डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं कि कोई कहीं पर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है किसी ने ऑफिस के साथ में, वहां पर उसको कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में जो पेमेंट होती चली जा रही है, दैट इज द सोर्स। द सोर्स ऑफ इनकम कॉन्ट्रैक्टर की क्या हो गई? वो इंस्टीट्यूशन जो पेमेंट कर रही है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे उनको काम दिया। ठीक, तो ये जो इंस्टीट्यूशन जिनको पेमेंट करनी है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या बोलता है कि जो आप अगर पेमेंट कर रहे हो तो वहीं पर ही कुछ परसेंटेज काट लो, तब पेमेंट करो, दैट इज TDS। इनकम टैक्स में क्या होता है कि आप अपनी इनकम को डिटरमाइन करो। कल आपने हम लोगों ने देखा था TI पर टैक्स पड़ता है, एंड व्हाट इज द TI? एक आपकी इनकम हो गई जो डिटरमाइन की जाएगी, GTI से डिडक्शन को हटाने के बाद उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये काम कब होगा? जब आप अपनी GTI जान जाओगे। ये कब जानोगे? जब पूरा साल बीत जाएगा, तब आपको TI पता चलेगी, तब आप रेट लगाओगे, तब आप टैक्स जमा करोगे। मीन्स आफ्टर अर्निंग द इनकम। नॉर्मल नेचर क्या है इनकम टैक्स का? कि जब इनकम अर्न हो जाए तब टैक्स लगाया जाए। भाई जब अर्न हो जाएगी तभी तो पता चलेगी कितनी इनकम है, और इस पे क्या रेट लगना चाहिए, तभी हम लगाएंगे। ये इसका नेचर है। अब TDS क्या करता है? अपने नेचर से अलग काम करने के लिए बोलता है कि जहां पे जनरेट हो रही वहीं लगा दो इतने %, that is called the TDS। तो whom the liability to
collect the tax and deposit the tax with the government. In the case of normal procedure, it lies with the SSC. बात समझ आ रही है? जो टैक्स देने वाला है, जिसको इनकम हो रही है, वो अपनी इनकम को डिफाइन करे एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके ऊपर टैक्स लगाए एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिर उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिटर्न में भर के और टैक्स वैल्यू को जमा करे। ये सारी किसके ऊपर लायबिलिटी आ रही है? इनकम अर्नर के ऊपर, या जिसको हम यहाँ एसएससी बोलते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था। पर टीडीएस के केस में ये लायबिलिटी कहाँ चली जा रही है? अच्छे से लिख लीजिएगा और अच्छे से इसको बना लीजिएगा। लायबिलिटी अगर मैं ऐसे बोलूं तो अगर ये एसएससी है, दिस माय राइट फिंगर इज द एसएससी, तो लायबिलिटी इन द नॉर्मल केस ऑफ द इनकम टैक्स लाइज विद द एसएससी इफ दिस इज द एसएससी। उसे ही अपनी इनकम को डिटरमाइन करना है, उसे ही टैक्स पे करना है। पर टीडीएस ये वो सोर्स है, ये वो एम्प्लॉयर है जो इसको पैसा दे रहा है। तो फ्लो ऑफ इनकम ऐसे चल रही है, इसके पास इनकम आएगी तब तो ये कैलकुलेट करेगा और टैक्स देगा, ये नॉर्मल बात है। टीडीएस से कहता है कि जो इनकम दे रहा है वो टैक्स काट ले, तो ये तो नहीं काट पाएगा। इसको कौन काट लेगा? देने वाला। बात समझ आ रही है आपको? द सोर्स वेयर द इनकम इज जनरेटेड एंड एवरी सोर्स इज द पर्सन। वो भी तो कोई पर्सन होगा, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो। तो अगर वो पर्सन है तो वो काट ले, ये बोल रहे हैं ये। फिर टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? जहां जो सोर्स से पेमेंट कर रहा है, तो जो सोर्स से पेमेंट कर रहा है वो टैक्स को डिडक्ट करेगा। यहां तक की बात क्लियर है? प्लीज कंफर्म कि ये जहां से पैसा चल रहा है अब इसको काटना पड़ेगा। ये बेचारा अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसे तो कुछ मिला ही नहीं है, ये कहां से जमा कर दे। ये बात क्लियर हो रही है कि इसका डिडक्टर कौन है? प्लीज कंफर्म। इतनी बात क्लियर हो तब आगे बढ़ेंगे। यस सर। तो अगर ये बात क्लियर हो रही है कि इसका डिडक्टर कौन है, द पेयर ऑफ द इनकम, जो इनकम को देने वाला है। बड़े कमाल की बात है, इनकम टैक्स में जिसको इनकम होती है वो टैक्स पे करता है। यहाँ पर जिस बेचारे को कोई इनकम भी नहीं हो रही, जो केवल इनकम को दे रहा है काम करने वाले को, उसे ही टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ गई। वो बोल रहा है कि इनको जो अगर 100 रुपए दे रहे हो तो 10% इसमें से 10 काट के 90 सरकार को, 10 सरकार को दो, 90 इनको दो। इस तरीके की चीज जब हो जाएगी तो इसको बोलेंगे टीडीएस। ठीक, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब उस अली की जवाब को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे जो थोड़ा इधर उधर बिखरा हुआ था कि इट इज ए टाइप ऑफ एडवांस टैक्स। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये टैक्स जो इन्होंने काटा उन पर्सन ने कि जो पेमेंट कर रहे हैं वो किसके हिस्से का काटा? इसको जो इनकम मिलने वाली थी, आपने 10 रुपए उसके काट लिए, उसको 90 रुपए दिए। अब वो जब अपना फाइनल स्टेटमेंट बताएगा तो उसमें बोलेगा कि यार ये 100 रुपए मुझे मिलने वाले थे, इस पे 20 रुपए टैक्स के बनते हैं, जो कि 10 रुपए पहले ही उन्होंने काट लिए हैं। तो अब मैं 20 की जगह ये 10 का एडजस्टमेंट कर दे रहा हूँ एज एडवांस टैक्स, 10 रुपए आपको पे करूंगा। इस नाते आप उसको एडवांस टैक्स बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन ये एडवांस टैक्स आपने डायरेक्टली जमा नहीं किया है। ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। कुछ एडवांस टैक्स आप अपनी तरफ से भी जमा करते, पर टीडीएस के केस में एडवांस टैक्स वो बन जाता है ड्यू टू द नेचर ऑफ अर्ली पेमेंट, लेकिन आप जमा नहीं करते उसको। उसको जमा कौन करता है? आपके सोर्स पे जो पर्सन बैठा हुआ है वो काटता है, वो सरकार को जमा करता है। यहां तक की बात सबको क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे। हाँ, व्हाट डाउट? स्टेट द डाउट। सर ये एक बार एडवांस टैक्स एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा से। बेटा एडवांस टैक्स एक्सप्लेन कर दें? अच्छा, फिर हमको यही 2 उंगली उठानी पड़ेंगी। तो अगर ये टैक्स देने वाला बंदा है, राइट फिंगर, ये मेरा टैक्स देने वाला बंदा है अगर, तो ये बेचारा कब टैक्स देता? जब पूरा पीरियड हो जाता, तब ये कैलकुलेट करता अपनी इनकम को, उस पर रेट लगाता और जमा करता। मान लो ये घटना घटने वाली थी आफ्टर 31 मार्च, ओके। लेकिन जो ये पेमेंट देने वाले, इनके ऊपर गवर्नमेंट ने अगर रूलिंग ऐसी लगा रखी है
अगर गवर्नमेंट ने एक ऐसी रूलिंग लगा रखी है कि आप क्या करें कि इनको जो पेमेंट कर रहे हो इसमें से 10% काट लो। अभी जो 10% कट गया टैक्स का, ये इसी का तो हिस्सा कट गया, इसी की तो इनकम में से कटा। ये देता एट द एंड ऑफ 31 मार्च, ये देता है एट द एंड ऑफ 31 मार्च। और मान लो ये इनकम हो रही है जनवरी में, पूरी साल इनकम होती है ना आपको, तो ये जो साल में जनवरी पे इनकम हो रही है यहीं पे टैक्स कट गया, तो एक तरीके का एडवांस पेमेंट हो गया ना। मैंने बोला कि एक तरीके का एडवांस है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं दे रहा है, पर्टिकुलरली एसएससी नहीं दे रहा है। इसको दे कौन रहा है? जो डिडक्ट कर रहा है उसने गवर्नमेंट को जमा किया, लेकिन वो रिकॉर्ड भी तो देगा कि मिस्टर एक्स को 100 रुपए की इनकम की, एज पर द गवर्नमेंट रूलिंग मैंने 10 रुपए काटे और ये मिस्टर एक्स के हैं 10 रुपए टैक्स का हिस्सा, इनका पैन नंबर ये है। गवर्नमेंट को रिकॉर्ड भी तो जमा करेगा वो, तब तो मिस्टर एक्स क्लेम करेंगे कि भाई मेरी इनकम के 10 रुपए ये मिस्टर वाई ने पहले ही काट लिए थे, तो इसको मेरा एडवांस टैक्स माना जाए और जो टैक्स की लायबिलिटी 20 रुपए है उसमें से 10 रुपए की छूट मुझे दी जाए, मैं 10 जमा कर रहा हूँ। नाउ क्लियर? यस सर। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का कल बेस पॉइंट क्या था जिसके लिए मैंने बोला था कि आप ये देख के आएंगे, दैट वाज द एसएससी इन डिफॉल्ट। हम लोग एसएससी को पढ़ रहे थे और एसएससी में हम लोगों ने डीम्ड एसएससी तक सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे। द लास्ट पॉइंट जो आपका छूटा हुआ था दैट इज द एसएससी बाय डिफॉल्ट। अब अगर आपको ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो अब हम लोग एसएससी बाय डिफॉल्ट पे काम कर सकते हैं। एसएससी कौन होता है? वो व्यक्ति जिसे टैक्स देने की जिम्मेदारी हो। टैक्स कौन देगा? जिसकी कोई इनकम होगी। वो व्यक्ति जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, कोई प्रोसीडिंग चल रही हो, यही सब तो हम लोगों ने पढ़ा था। वो पर्सन जिसके ऊपर लीगल हायर के थ्रू, लूनेटिक के थ्रू या माइनर के थ्रू या फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू लायबिलिटी आ गई हो टैक्स देने की, वो देगा। ये सारे एसएससी आपने पढ़े थे। एक एसएससी आ रहा था बाय डिफॉल्ट गलती के कारण। अब ये गलती कौन सी है? वो गलती यही है, वो गलती ये कि ये जो मिस्टर हैं जिनको गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर इनकी इनकम 100 रुपए से ऊपर हो जाए तो 10% टैक्स काट के आप जमा करेंगे, और वो किसी कारण से भूल जाते हैं, किसी कारण से चूक जाते हैं, नंबर 1, तो ये इन्होंने गलती कर दी, ही इज मेकिंग डिफॉल्ट। अब इसके लिए वो एसएससी बन जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको एसएससी बना देगा उतने अमाउंट के लिए जितना उनको टीडीएस काटना चाहिए था, वो अब डिपॉजिट करें। ठीक, नंबर 1। अगर भूल गए हैं तो सेकंड, अगर उन्होंने काट लिया है और जमा करने में डिले की, जो टाइम प्रोवाइडेड है उससे डिले की, अगर टाइम प्रोवाइडेड है कि आप काटेंगे तो हर महीने के एंड पर, एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसको लिखिएगा नहीं, कि अगर हर महीने के एंड पर या 3 महीने के एंड पर आपने जो टीडीएस कलेक्ट किया है वो आप जमा करेंगे, और इन केस आपने काट तो लिया लेकिन गवर्नमेंट को भेजा नहीं, तो व्हाट यू हैव डन, यू हैव एंजॉयड दैट मनी फॉर द पीरियड यू हैव डिलेड। अगर आपने उसको 3 महीने या 6 महीने जमा करने भूल गए आप, या किसी कारण से छूट गया, तो आपने उस पैसे को इस्तेमाल कर लिया ना, सरकार तो ये मानेगी काट तो लिया है यार, मुझे दिया नहीं, तो उससे से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, ये भी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। इसके लिए वो एसएससी बना देगा, वहां पे वो पॉइंट लागू हो जाएगा कि एनी इंटरेस्ट और एनी पेनल्टी इज पेंडिंग और एनी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। इसके लिए वो एसएससी बन जाएगा जिसकी इनकम ही नहीं है, दैट इज एसएससी बाय डिफॉल्ट। कुछ बात समझ आई है? नहीं, आप दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे। व्हाट आई फिर एक बार और रिपीट कर दीजिए। ओके, ये बेटा जो टीडीएस काटना था, ये हम मान लेते हैं ये मिस्टर एक्स है, इनको काटना था, और मिस्टर वाई की इनकम पे काटना था, इन्होंने नहीं काटा, काट लिया, सरकार को जमा नहीं किया, देर कर रहे हैं, सारे कंडीशन बता दे रहा हूँ मैं, तो ये इनकी जिम्मेदारी थी ना कि ये काटें और टाइम से जमा करें। नहीं काटा तो कोई पेनल्टी लग रही है भाई, आपको बोला जाए ये काम आप करिएगा, दिस इज द रूल, और आप नहीं करते हो तो यू विल गेट पेनलाइज्ड अंडर एनी रूल ऑफ लॉ। और सरकार ने बना रखा है 3 सवारी बैठ के चलोगे तो चालान हो जाएगा, और ट्रैफिक पुलिस ना मिले, चौराहे पे कैमरे खराब हो, आप बच जाओ मुकद्दर, लेकिन अगर आप पकड़े जाओ तो चालान लग के और फाइन तो हो सकता है ना। तो सेम विद दिस पर्सन कि जिन्हें काटना चाहिए था, अगर वो चूक गए तो कोई पेनल्टी लग सकती है, हाँ लग सकती है, तो पैसा कौन लेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेगा।
तो किस खाते में लेगा? सरकार जब भी टैक्स से रिलेटेड कोई पैसा लेता है तो उसको क्या बना देते हैं, एसएससी या करदाता, तो इसको एसएससी बना देंगे, और ये एक्चुअली एसएससी है नहीं, इसने तो कोई इनकम की नहीं, पर इसने गलती की, दैट इज व्हाई इट इज एसएससी बाय डिफॉल्ट। या उसने अगर पैसा काटा और अपने पास रोक लिया, टाइमली जमा नहीं किया, तो उस पर कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी लग सकती है, तो उतने के लिए क्या होगा, एसएससी बाय डिफॉल्ट। समझ आया? यस सर। ठीक, तो इतने तरीके से हमारे एसएससी बनते हैं। आपने देख लिए सारे कि जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो, जिन्हें कोई पैसे का लेन देन करना हो, मैं दोहरा दे रहा हूँ, जिन्हें कोई रिफंड चाहिए हो, जिनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग बाकी हो, कोई मुकदमेबाजी चल रही हो इनकम टैक्स से, जिन्हें कुछ इंटरेस्ट पे करना हो, जिनके ऊपर कोई पेनल्टी लगी हो, ये सारे लोग एसएससी हैं, मतलब इन रियल, जिनकी अपनी इनकम भी थी, उसी के ये आउटकम है कि कभी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कभी पेनल्टी देनी पड़ रही है, कभी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कभी कोई रिफंड लेना है। दैट इज ऑल ड्यू टू द रियलिटी के कारण है ये। बट डीम्ड वो लोग हो गए कि जिनकी इनकम तो नहीं है पर उनको राइट ट्रांसफर हुए, तो लायबिलिटी के भी राइट ट्रांसफर हो गए। अगर उन्होंने किसी की इनकम उनको ट्रांसफर हुई बाय द वे ऑफ लीगल हायर्स, बाय द वे ऑफ ल्यूनेटिक, बाय द वे ऑफ माइनर्स, तो उनको उसके टैक्स की लायबिलिटी भी पे करनी पड़ेगी, वो हो गए डीम्ड। डिफॉल्ट कौन हो गए? जिन्होंने गलती कर दी। गलती किस तरीके की है? टीडीएस काटने की। काटा नहीं, पेनल्टी लग गई। काटा, अपने पास रखे रहे तो पेनल्टी और इंटरेस्ट लग गया, तो ये उन्हें देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। तो ये जो देना है इसको, इसके लिए वो एसएससी बना दिए जाएंगे। ठीक, इसके लिए वो एसएससी माने जाएंगे और उनको बोला जाएगा एसएससी बाय डिफॉल्ट। तो नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। Or is there any query remaining? Please response. नो सर। सर नो डाउट। Okay, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो बार बार बात ये आ रही है कि these are the persons और this is the SSC. Now who is the person in the eyes of the income tax? ये person कौन है भाई? बार बार बात हो रही है कि कोई व्यक्ति होगा, कोई फलाना होगा, तो ये person है कौन जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि ये पर्सन है? फटाफट से लिखें आप लोग, अंडर सब सेक्शन 31 ऑफ सेक्शन 2 कि पर्सन किनको मानता है वो? सर जो डिडक्ट कर रहे हैं अमाउंट। यस सर जो डिडक्ट कर रहे हैं अमाउंट, टीडीएस। अब वो तो एसएससी बाय डिफॉल्ट होके बात खत्म हो गई। अब हम जनरल पर्सन पे बात कर रहे हैं, जो हम लोग पहले क्लास में एकदम शुरू किए थे। होते हैं ना, फर्म, इंडिविजुअल है, कंपनीज हैं, ये सब आते हैं पर्सन। यस 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 यस, उसी पे आ रहे हैं कि ये एक जो हम लोगों ने एकदम शुरुआत में बात की थी कि सरकार पैसा लेने वाली और कुछ व्यक्ति या लोग या व्यक्ति पैसे देने वाले, तो ये कौन कौन है? क्योंकि आपने एसएससी में तो पढ़ा कि एसएससी इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स, और उसके अंतर्गत हमने सब पढ़ लिया। तो नाउ व्हाट इज दिस पर्सन? ये पर्सन कौन है? तो इस पर्सन में कोई इंडिविजुअल हो सकता है, एन इंडिविजुअल। पहला, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी एक पर्सन की तरीके से ट्रीट होगी। अ फर्म, अ एओपी और बीओआई, अ कंपनी, अ लोकल अथॉरिटी, एंड एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिशियल पर्सन। इतने तरीके के लोग पर्सन हो गए। फिर से दोहराता हूं मैं, एन इंडिविजुअल, HUF, अ फर्म, एन AOP, AOP और BOI, अ कंपनी, अ लोकल अथॉरिटी, एंड एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिशियल पर्सन। इतने तरीके के लोगों को पर्सन माना है इनकम टैक्स ने।
ये सारे लोग अपना रिटर्न भर सकते हैं। अब किस पे कौन सा रिटर्न अप्लाई होगा, किसकी इनकम किस रेट से टैक्सेबल होगी, ये एक अलग बात है, पर ये सारे के सारे एसएससी बन सकते हैं। इतने तरीके के लोगों को उसने पर्सन माना है। तो पहला पर्सन इंडिविजुअल, इसको आप बेहतर समझ रहे हैं, इसे तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक सिंगल पर्सन हो सकता है। ठीक, हेड पांचों देखे जाएंगे, उसके हेड ऑफ इनकम पांचों हो सकते हैं किसी भी कैटेगरी में। तो सबसे पहला एन इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ। एचयूएफ का भी आप लोगों को आइडिया है, व्हाट इज दिस एचयूएफ? हिंदू अनडिवाइडेड, यस। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत जो बिजनेसेस हो रहे हैं, दोज आर कंसिडर्ड एज द एचयूएफ। और इनमें जो मेन पर्सन होता है, कर्ता, वो इंडिविजुअल की तरह बिहेव करते हुए माना जाता है। फर्म, फर्म भी आपको पता है, पार्टनरशिप फर्म्स। कंपनी लॉ भी आप लोग पढ़ाए होंगे, तो कंपनी को भी जान रहे होंगे, विच इज रजिस्टर्ड एज कंपनी अंडर द कंपनी लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विथ कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन, इस तरीके की कुछ डेफिनेशन है। कंपनी भी हो गई आपकी, यहाँ तक आपको डाउट नहीं होने चाहिए। और लोकल अथॉरिटी, ये आपको क्लियर है, ये कौन लोग होंगे? हु आर द लोकल अथॉरिटीज? क्योंकि ऊपर वाले तो आपको क्लियर होंगे, मुझे अंदाजा है, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। लोकल अथॉरिटी मुझे बताइए कौन है? सर म्यूनिसिपैलिटीज। यस, म्यूनिसिपैलिटीज हो सकती हैं, केडीएज हो सकते हैं, मतलब लोकल स्तर पर जो गवर्नमेंट की इस तरीके की संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। और इफ दे आर अर्निंग, क्योंकि बात इनकम टैक्स की हो रही है, इनकम टैक्स के लिए वो पर्सन है जिसके लिए अर्निंग है। ठीक, तो कोई भी म्यूनिसिपैलिटी, कोई भी पंचायत, कोई केडीए, इस तरीके की कोई भी लोकल अथॉरिटी भी पर्सन बन सकती है। इफ इट इज अर्निंग, he is liable to pay the tax, he should be assessed or may be considered as SSC. अब AOP और BOI, yes, AOP और BOI। सर एओपी जो होता है वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, तो जो हमारी पर्संस की डेफिनेशन है, इंडिविजुअल, कंपनी, ये सब मिलकर कोई एक एसोसिएशन बनाते हैं, तो वो आएगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब केवल इंडिविजुअल लोग मिलकर कोई एक बॉडी बना रहे हैं। ठीक, इसके कुछ सिंपल एग्जांपल्स, बात तो ठीक है। जैसे कि सर एओपी में मान लीजिए कोई एक एलएलपी फॉर्म करी जा रही है, उसमें फर्म भी आ सकती है, कंपनी भी आ सकती है, एडवोकेट, सीएस भी आ सकते हैं, इस तरह की। एंड इन द केस ऑफ बीओआई, बीओआई में सर बहुत सारे इंडिविजुअल्स ही केवल आएंगे उसमें, और कुछ नहीं आएगा। तो कोई बिजनेस एग्जांपल कहाँ पर ये रन करना है जिससे हमको सबको समझ आ जाए? सर जैसे उसमें जो है हमें एक डॉक्टर की भी ज़रूरत है, एक इंजीनियर की भी ज़रूरत है, एक मैनेजमेंट पर्सनल की भी ज़रूरत है, एमबीए वाले की भी, एक सीए की भी हमें ज़रूरत है, सीएस की भी ज़रूरत है, और एक बिजनेसमैन की भी ज़रूरत है, जो बिजनेस मार्केटिंग वालों की जरूरत है। ऐसे सब लोग मिलके एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्रिएट कर रहे हैं, सपोज करिए, या कोई ट्रस्ट बनाए, इस तरीके। ओके, तो ये जो हमारा बिजनेसमैन है, तो ये बिजनेसमैन वर्ड जो है ये बड़ा अलबेला है, क्योंकि बिजनेस तो एक अलग एंटिटी है और बिजनेसमैन एक अलग एंटिटी है। तो इसमें से बिजनेसमैन हटाओ, ये कंफ्यूज करेगा आपको। बाकी सब प्रोफेशनल स्किल्स के बंदे हैं, ये इंडिविजुअल बन सकते हैं। ये चार लोग मिलके ऐसा कुछ बना, या कभी आप देखते होंगे द एसोसिएट्स ऑफ, कोई लॉयर्स की कोई एसोसिएट्स है, तो ये कुछ इंडिविजुअल्स मिल गए, इन्होंने कुछ कंसल्टेंसी फॉर्म टाइप की खोल ली। क्लियर? तो ऐसे कुछ ब्लॉक ऑफ इंडिविजुअल के बिजनेस बन सकते हैं। आजकल बहुत चलन में आप देखते होंगे कि ये क्या है, ये एक है वो ग्रुप ऑफ एसोसिएट्स है, ये क्या करते हैं, ये कंसल्टेंसी देते हैं। इफ द नेचर ऑफ कंसल्टेंसी डिमांड्स द वेरियस फील्ड्स ऑफ पीपल्स आर गेट टू बी इन दैट, तो उनको आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। या आपके पास जो कंसल्टेंसी लेने आ रहा है उसको रियल एस्टेट सेक्टर की भी कंसल्टेंसी चाहिए, उसको कहीं और की भी कंसल्टेंसी चाहिए, तो आपको वैसे ही लॉयर्स इकट्ठा करने पड़ेंगे अपने पास। एंड दे आर द इंडिविजुअल्स, कि कोई जो है रियल एस्टेट का एक्सपर्ट हो, तो कोई टैक्सेशन का एक्सपर्ट लॉयर हो, तो कोई किसी और फील्ड का एक्सपर्ट हो, लैंड का एक्सपर्ट हो। ऐसे चार लोगों ने मिलके
क्योंकि अब बिजनेस को आपने एक जगह पे इकट्ठा किया तो ज्यादा हो जाएगा। दैट इज वाई दिस ब्लॉक ऑफ इंडिविजुअल्स आर मेड। आप देखते हो कि आजकल जितने हैं तो ये अधिकतर क्या बनते जा रहे हैं, आपको कई सारे दिखेंगे एसोसिएट ऑफ लायर्स। सीए वाले अधिकतर लिखेंगे द एसोसिएट्स, क्योंकि वो 2-3 लोग मिल के काम कर रहे हैं एक साथ। हाँ सर, वो एक पर्सन सीए होगा, एक सीएस भी होगा, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाले को भी रखेंगे, लॉयर को भी रखेंगे। What type of consultancy you are providing, or you are know what type of customers are going to reach with you, उनकी satisfaction के लिए you have to make a pool of the expertise। तो उन individuals को आप इकट्ठा करके जो बनाए that is the BOI। और AOP the association of the person। अब जो बात इन्होंने बताई वो बिल्कुल ठीक है, इसमें डिफरेंट पर्सन जो हैं ये भी इकट्ठा होके अगर कुछ ऐसा एसोसिएशन बनाते हैं तो वो भी पर्सन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सबके मिलने के बाद एक कॉमन बिजनेस। वो इंडिविजुअल अपनी जगह पर अपने काम में अलग अलग एज इंडिविजुअल भी टैक्सेबल हैं, और एज BOI के नेचर में वो BOI टैक्सेबल होगी। ये डिफरेंशिएशन आपको अपने दिमाग में क्लियर रखना है। एनी इंडिविजुअल विच इज द मेंबर ऑफ BOI कैन बी टैक्सेबल फॉर देयर इंडिविजुअल इनकम आल्सो विच इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट BOI। ये बात समझ आ रही है कि ये जो इंडिविजुअल आपने जोड़े उनकी अगर ऐसे किसी लॉयर की अपनी अलग से कोई प्रैक्टिस है जिसका BOI से लेना देना नहीं, तो उस इनकम के लिए वो अलग से इंडिविजुअल की तरह टैक्सेबल हो सकता है, और बाद में BOI के लिए भी अलग से टैक्सेबल हो सकता है। क्लियर? अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये BOI हो गए, AOP हो गए, लोकल अथॉरिटी की भी बात हो गई। नाउ एवरी आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शनल पर्सन, ये क्या है? इसका कोई आइडिया है? सर इसमें जैसे ये जो टेम्पल के ट्रस्ट होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए जाते हैं, वो सब चीजें आती हैं। नहीं बेटा, ये तो अंदाजा लगा रहे हैं आप, ये बिल्कुल नहीं है। सर आर्टिफिशियल सर कंपनी का जो भी कोई जैसे ऑडिट करता है या फिर जो अकाउंटेंसी संभालते हैं उनके वो रिप्रेजेंटेटिव। नहीं बेटा, ये कोई नहीं है। सर जुडिशियल पर्सन में सर जजेस वगैरह आ सकते होंगे सर, जजेस, सॉलिसिटर्स, ये सब? नहीं नहीं नहीं, सब गलत, सब टोटल गलत चल रहे हो, एकदम टोटल गलत। अब आप सर्च मत करो प्लीज, ठीक? ये सारी अंदाज की बातें। अगर कोई कंपनी में कोई काम कर रहा है, किसी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो कंपनी उसको पैसा दे रही होगी, कंपनी के बिहार पे काम कर रहा है, तो कंपनी पर्सन की तरह उसको खुद कंपनी अपने आप में एक पर्सन है, वहाँ कोई झगड़ा नहीं। और वो जो भी कंसल्टेंसी दे रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उसको जो इनकम हो रही है वो इंडिविजुअल की तरह टैक्सेबल हो जाएगी। या अगर वो एक एसोसिएशन बना के दे रहा है तो BOI की तरह, AOP की तरह हो जाएगी। आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शनल पर्सन वो होते हैं कि विच आर क्रिएटेड बाय एनी एक्ट और एनी स्टैट्यूट। वो पर्सन, जैसे कंपनी में मैंने आपको एक डेफिनेशन इसीलिए सुनाई थी, वरना कंपनी लॉ में तो डेफिनेशन है, द कंपनी आर मेंट एज कंपनी हु आर रजिस्टर्ड अंडर दिस लॉ। इतनी जरा सी डेफिनेशन है, हु इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। इतनी छोटी सी डेफिनेशन है। मैंने पूरी डेफिनेशन आपको क्यों सुनाई थी? इसीलिए सुनाई थी कि कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कि वो पर्सन नहीं होती, क्रिएट कर दी जाती है। ऐसे ही ये जो आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शनल पर्सन है, ये पर्सन नहीं होते, क्रिएट कर दिए जाते हैं। अब इनको क्रिएटर कौन है? तो जुरिसडिक्शनल अथॉरिटी बोल रहा है वो, मतलब जिनके क्षेत्राधिकार में हो कि वो क्रिएट कर सकते हैं, वो क्रिएट कर दें। जैसे आपकी संसद, जैसे आपकी विधानसभा, ये अपने यहाँ कोई एक्ट पास करें और किसी को एक संस्था बना दें, तो वो संस्था मानी जाएगी आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शनल पर्सन, ना कि कोई ट्रस्ट। मैं बता रहा हूँ ना अभी एग्जांपल, अब रुक जाइए आप लोग का, मैं समझ गया कहाँ जा रहे हैं आप। तो कोई भी ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट के लॉ के तहत बनेगा ना, तो उसका तो क्रिएटर अकॉर्डिंग टू द लॉ हो गया। तो इसका क्रिएटर तो आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शनल है, यानी एक्ट से। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी के नीचे लिखा होता है बाय स्टेट एक्ट, यानी यूपी गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट पास करके बनाया होगा, चाहे वो AMU हो, चाहे JNU हो, चाहे BHU हो। जैसे आपके CA का इंस्टीट्यूट, ICI के इंस्टीट्यूट, CS का इंस्टीट्यूट, इनको गवर्नमेंट ने बनाया है बाय द एक्ट। आप इनको सबको अब सर्च करके देखिएगा,
These all are the artificial jurisdictional person, may be created by the central government, may be created by the state government, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, जिनके जिनके स्टेट में बना होगा। क्लियर हो रही है बात कि ये आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन कौन हुए? सारे IIM, सारी IITs, ये सारी आपकी क्या है? आपके लिए आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन है। ये भी पर्सन बन सकते हैं, इनको भी अगर इनकम हो रही है और इनकम कर रहे हैं तो दे हैव टू पे द टैक्स। क्लियर है? कोई डाउट? इस बात के ऊपर? नो सर। तो ये जितनी तरीके की, इसमें अगर आपको जुरिडिक्शनल वर्ड दिख गया तो आप जज जोड़ दें या कुछ भी अंदाजा लगाएं, वो ठीक नहीं। हमको आपको मिल के ऊपर की ओर अच्छे से बढ़ना है। तो आपके लिए आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन वो विच इज क्रिएटेड बाय एनी एक्ट और स्टैच, तो ये आपके या तो बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट या बनाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके एग्जांपल भी मैंने आपको कोट कर दिए। तो मेरा टारगेट ये है कि आज की सेशन में एटलीस्ट ये डेफिनेशन वाले हिस्से काफ़ी हद तक कवर अप हो जाए, तो फिर आगे हम लोग और तेज़ी से कोर्स में बढ़ जाएं, क्योंकि ये चीज़ें जब थोड़ी क्लियर हो जाएंगी तो हम लोग आगे बात करेंगे तो इजी कैच होगी। तो अब आप SSC को समझ चुके, पर्सन को समझ चुके, क्रॉस टोटल इनकम को समझ चुके और टोटल इनकम को समझ चुके। अब हम लोग बढ़ते हैं कि यार ये बात तो हो गई कि एक बंदा पैसे दे टैक्स देगा, हाँ तो बंदा कौन है? जान गए, ये 6-7 तरीके के लोग बंदे हो सकते हैं, 2000 द पर्सन्स। हाँ देगा तो क्या बोलेंगे उसको? करदाता, SSC। हाँ भाई SSC भी जान गए कौन कौन है। लेगी कौन? सरकार। अच्छा तब ये तो बता दो यार कितने पीरियड का टैक्स लोगे, या एक बार बना दिया तो अब कमाते रहो, जब मर्जी आएगी तब ले लेंगे, किसी भी 2 महीने में नोटिस भेजेंगे ले लेंगे, या 2 साल बाद लेंगे, 5 साल बाद लेंगे, कोई पीरियड बताओगे? हाँ बताएंगे। तो वो पीरियड 1 साल का है, ठीक, जिसको कि हम लोग 2 नामों से जानेंगे। 1 इज द प्रीवियस ईयर एंड 1 इज द असेसमेंट ईयर। लिख लीजिए आराम से। किस पीरियड की इनकम टैक्सेबल होती है? 1 साल की। नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं अभी, इसमें एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं। 1 साल के पीरियड की इनकम टैक्सेबल होती है एज पर द इनकम टैक्स लॉ। और इनको, इस पीरियड को हम लोग 2 नामों से जानते हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। जल्दी से आप लिखें कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर। अगर आपको कहीं लिखने को आ जाए, एग्जाम में किसी इंटरव्यू में बोलना है तो आप यही बात बोलेंगे। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। ठीक, एक छोटी सी एक लाइन की बात है कि प्रीवियस ईयर मतलब वो साल कि जो कि असेसमेंट ईयर के प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है वो आपको पता है, विच बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स टू 31 मार्च। तो उसने आपको प्रीवियस ईयर बताया। क्या? प्रीवियस ईयर वो साल है जो असेसमेंट ईयर से पहले का साल है। इतनी छोटी सी बात बताई। और ये पहले साल का ड्यूरेशन क्या है? फ्रॉम 1 मार्च टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर। अब इसकी यूटिलिटी क्या है? इसकी यूटिलिटी ये है, द इनकम अर्न्ड इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर, मीन्स द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक, the income earned in the previous year is taxable in the following year or assessed in the following financial year, and such year is known as assessment year. कुछ बात समझ आती चली जा रही है? एक काम और करते हैं, आप असेसमेंट ईयर की भी जो फॉर्मेटिव डेफिनेशन है वो लिख लो, फिर इसके बाद इसको डिस्कस कर देते हैं। असेसमेंट ईयर की बिल्कुल जो आपके लिए लॉ के हिसाब से बात है, डेफिनेशन है, वो क्या है? असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 months commencing to the 1st of 1 April
ending to the 31st March of the next year and assessee is liable to pay the tax of the previous year in the assessment year. ये दोनों आपने लिख ली. नाउ टेक योर टाइम. 1 से 2 मिनट टाइम है ना हम लोगों के पास? हाँ, अभी 10 मिनट है. 1 मिनट ले लीजिए, इन दोनों डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं. ये दोनों बातें आज हो जाएं, फिर बात खत्म हो. यस, पढ़ लिया बच्चों? यस, हो गया? यार यस सर, यस सर. हाँ, चलो तो बिल्कुल आराम से इसको डिस्कस करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिस साल में आप कमा रहे हैं वो साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है और उस साल की इनकम को अगले साल में टैक्स देना है. सिंपल टर्म्स में बात है ये. और इस पीरियड में जो आपने इनकम की उस पीरियड को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर. जी, अगले साल में जो मुझे टैक्स देना है उस ईयर को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर. तो अगर हम एग्जांपल ले लें कि अभी असेसमेंट ईयर हमारा चल रहा है 21 चल रहा है. हाँ, 21 और 22. तो इसका प्रीवियस ईयर क्या बन जाएगा? 20-21. यानी 20-21 में जो हमने कमाई की होगी, 20-21 में जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमने अर्न किया होगा, उसका टैक्स मुझे किस में देना है? 21-22 में. तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 20-21. असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 21-22. ये बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस की है. अब कोई डाउट है इस पे? आप बना लीजिए आराम से. इफ 21-22 21-22 is the assessment year, then the previous year is 2021. अब 2021 में आपकी इनकम जो है वो डिटरमाइन हो गई अप टू द 31 मार्च और उसके बाद उसके ऊपर कैलकुलेशन और टैक्स लगा के आपने फाइनली उसको 21-22 में जमा करना है अपनी इनकम का. इसलिए उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर. अब एक बात आपको यहाँ पे स्टार बना के नोट कर लेनी है. The tax rate will be applicable which are prevailing in the assessment year. इसको स्टार बना के लिख लो सारे लोग. कौन से टैक्स रेट लगेंगे? जो असेसमेंट ईयर में चल रहे होंगे. इनकम किसकी है? प्रीवियस ईयर की. उस साल के टैक्स रेट नहीं लगेंगे. आपने इनकम की 20-21 में, 20-21 में हो सकता है रेट दूसरा रहा हो. टैक्स रेट कौन से लगेंगे? जो 21-22 में चल रहे हैं. तभी आप देखते होगे कि जब बजट आता है सब लोग कान लगा के सुनते हैं क्या छूट मिलने जा रही है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, क्या रेट है. क्योंकि अब तो वो आगे के साल से लागू होने वाला है. तो आपकी इनकम पर टैक्सिंग या रिबेट्स वहां से लागू हो जाएंगे. यहां तक की बात सबको आपको क्लियर हो गई? असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, मेरे ख्याल से इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं है. ठीक, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको. कोई दिक्कत है बेटा? हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शन है. ये प्रीवियस ईयर का जो ये पीरियड आपको बताया गया है 1 मार्च से 1 अप्रैल और उसके बाद वाला साल असेसमेंट ईयर होगा, क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है, कोई अपवाद है, कोई ऐसे कारण है कि जो प्रीवियस ईयर इटसेल्फ असेसमेंट ईयर बन जाए? हाँ, हैं 2-4 कारण, लेकिन उनको आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्लास का टाइम अलाउ नहीं करता. बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आज डिस्कस हो गए हैं, फिर आपके लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा. ठीक है, तो एक काम करिए, जल्दी से जितना भी आपने आज नोट डाउन किया है या जो डिस्कस हुआ है, प्लीज़ गो इनटू इट वेरी क्विकली. और इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट then please raise it. एग्जाम का आइडिया, एग्जाम के आइडिया के लिए आपके लिए अनाउंसमेंट आएगी बेटा.
अच्छी सी, जैसा आपको आइडिया है वैसा मुझको भी आइडिया है। सर वो अनाउंसमेंट सिर्फ 10 दिन पहले आ जाती है ना, तो सर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बेटा आप ये मान के चलो, अपने हिसाब से तैयारी करते रहो, यही हम एक अच्छी शिक्षा आपको बता सकते हैं। ठीक, आप अपने हिसाब से प्रिपेयर रहो, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है तो आप पूरी तरीके से तैयार हैं। सारी आपको जो मदद मिलनी चाहिए वो तो मिल रही है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जैसे भी कुछ क्लासेस मैनेज हो रही हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप अगर हाँ एक बात मुझे और करनी है कि आपका कोई ग्रुप बनना है आपस में, CR इसी का है, कोई बेटा ग्रुप बनना है आपकी क्लास का, इसी का इसी का इसी का कोई आप लोगों की क्लास, कोई आपकी क्लास का ग्रुप बनना है? समझ आ रही है इसमें वॉइस क्रेक, आपकी क्लास का कोई ग्रुप बना है? यस सर, बना है। ओके, तो इसलिए मैंने पूछा था कि अगर आपकी क्लास का कोई ग्रुप बना है तो CR को बोलिएगा कि उसका कोई वो मुझको भेज दे इनविटेशन। तो अगर बहुत से लोग बुक नहीं भी ले रहे हैं तो उनका काम चल जाएगा, जिस दिन मुझे कोई क्वेश्चन कराना है तो उसकी पिक मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, तो वो हम लोग साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, आपके पास पहले से होगा। सर ऐसे ठीक, सब्जेक्ट्स का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। सब्जेक्ट वाइज बनना है? हाँ जी ठीक है, सर। तो इसका भी बना लीजिए फिर सब्जेक्ट वाइज। ठीक है सर, इशिता को बोल दूंगी। हाँ, इसका भी आप सब्जेक्ट वाइज बना लीजिए। तो कभी भी मुझे अगर ऐसे कुछ कोई नोट्स आपको प्रोवाइड कराने हैं या किसी न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करना है तो उसकी पिक पहले से हम आपको दे देंगे, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये थ्योरी बहुत दिन तो चलने वाली नहीं है। ठीक है, इसके आगे हम लोगों को इससे आगे बढ़ना पड़ेगा ऑन कैलकुलेशंस एंड अदर थिंग्स, तो उसके लिए आपकी मदद करेगी। ठीक, ओके देन, वेरी नाइस मीटिंग, हैव अ नाइस डे। चलिए, आपकी मुलाकात फिर हमसे फर्दर नेक्स्ट वीक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।